Hello students, welcome to first episode of Important Questions on Limit. Here you will learn the complete concept of limit with the help of various examples. So let's start the lecture with a motivational quote. स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। देखिए, अगर आप कैलकुलस सीखना चाहते हैं, अगर आप क्लास 11th में हैं और कैलकुलस सीखना चाहते हैं, कैलकुलस है क्या, कैलकुलस बोलते हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे हमारे कैलकुलस के पार्ट्स हैं। तो वो सीखने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है लिमिट्स, और विदाउट कैलकुलस के हमारा क्लास 11 प्लस क्लास 12 का मैथ्स जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो कैलकुलस आपको सीखना बिल्कुल ज़रूरी है, और कैलकुलस सीखने के लिए हमें लिमिट्स आना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें पहले ये पता कर लिया कि हमें लिमिट्स क्यों सीखना है। अब ये लिमिट्स होता क्या है, आपका एक फंक्शन हमें दिया होगा। लिमिट्स को चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि लिमिट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। वो जब हम कंटिन्यूटी की डिटेल्स करेंगे तब हम उसको देखेंगे। अभी हमारे पास क्या है, हम ये लेके चल रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करता है। वेरियस मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको लिमिट्स बताऊंगी, क्योंकि मैं कितना भी इसका थ्योरी बता दूँ, जब तक आप इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। लिमिट z टेंस टू -3, ये कहना चाहते हैं कि जो z की वैल्यू है वो -3 को अप्रोच कर रही है। एग्जैक्टली -3 नहीं है, लेकिन -3 को अप्रोच कर रही है। तो कभी भी आपका लिमिट का क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपके माइंड में सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंसेप्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट मीन्स z टेंड्स टू -3, मतलब आप यहाँ पर z को -3 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। वो है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सभी क्वेश्चंस के लिए ये वैलिड नहीं है, इनफैक्ट सभी फंक्शंस के लिए भी वैलिड नहीं है। आपके फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो फंक्शंस भी बहुत वेरियस टाइप के होते हैं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सबके लिए नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कब आप नहीं कर सकते हैं, जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आपको 0/0 की फॉर्म मिल जाए। अगर 0/0 की फॉर्म मिल जाती है देन यू आर नॉट अलाउड टू पुट द लिमिट डायरेक्टली। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को देख के मत समझिए अरे इसमें तो 0/0 का फॉर्म आएगा, इसको मैं नहीं करता हूँ, मैं वो अलग तरीके से सॉल्व होगा। ऐसा नहीं, पहले आप उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली z टेंस टू -3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। जब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी ना तब मैं यहाँ पर लिमिट जो है वो नहीं लिखूंगी। लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर वापस नहीं लिखना है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, स्टेप्स को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, वो ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको करने पे हमारा क्या आएगा, 3/-3। तो ये मेरा 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा है, तो इसको मैं यहीं तक छोड़ दूंगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप और कुछ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो √3 को यू कैन राइट √3, एक हमारा कैंसिल हो जाएगा √3 से, तो -1/√3, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं किया, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि मैंने पुट किया और मेरा 0/0 नहीं आ रहा था तो मैंने डायरेक्टली लिमिट को उसमें पुट किया, कोई भी इसमें मेथड यूज़ नहीं हुआ है, सिंपल। एंड देखिए उसके बाद मैंने किस तरह से इसको कट करके, क्योंकि ये थोड़ा सा और लुक दे रहा था तो बस मैंने उसको -1/√3 लुक्स गुड ना, बट ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो बस मैंने उसको √3 एंड √3 को बस मैंने कुछ नहीं, 3 को √3 लिखा
एंड ये मैंने आंसर, आप यहाँ तक बिलीव करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो भी हमारा करेक्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, अभी मैंने आपको कोई कंसेप्ट नहीं बताया लिमिट का, कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं हमने किया, सिर्फ मैंने आपको बताया लिमिट का मतलब होता है वो वैल्यू उसको अप्रोच कर रही है, बहुत नियर है उसके, हम उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट z टेंड्स टू -5, तो मैं यहाँ पर z को -5 ले सकती हूँ, लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ रहनी चाहिए, 0/0 का फॉर्म जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी थोड़ा तो सिंप्लीफाई चाहिए ना हमें, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका मैं एलसीएम ले सकती हूँ, तो मेरा 5z आ जाएगा, राइट, और ये 5 + z हो जाएगा। एलसीएम लिया इस वाले पार्ट का, 5z, z 5 एंड z, राइट, और उसके डिवाइड में क्या है मेरे पास, इसके डिवाइड में है मेरे पास z + 5, मतलब अपॉन, इस पार्ट को तो मैंने सॉल्व कर लिया, देखिए इस पार्ट को सॉल्व किया मैंने, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास एज इट इज़ है। अब यहाँ पे भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि हम किसको कहाँ पर लें, किसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, तो बहुत इजी वे बता रही हूँ आपको, ये टर्म इसके डिवाइड में है, राइट, इसके डिवाइड में है। अब जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो z + 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल किया मैंने, अभी मैं कोई यहाँ पे मैं कोई 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ इसमें कोई ऐसा लिमिट का फॉर्मूला या कोई कैलकुलस यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, एंड उसके बाद ये इसके डिवीज़न में था तो डिवाइड मैंने यूज़ किया, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने इसको सिर्फ इधर वाला जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो मेरा रेसिप्रोकल हो जाता है, बस यहाँ एज इट इज़ रहता है। ये सिंपल डिवीज़न का रूल है, डिवीज़न जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, 5 + z, z + 5, थिंग इज सेम, सो इसको हम दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, लिमिट z टेंड्स टू -5 1/5z, राइट। अब कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा हम लिमिट का कोई फॉर्मूला यूज़ करें, जस्ट यूज़ द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर 0/0 नहीं है तो सब कुछ ठीक है, तो अब मैं जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूँगी तब मुझे यहाँ पर इसके साइड में लिमिट नहीं लिखना है, अदरवाइज़ मुझे ये लिमिट लिखते रहना है हर स्टेप में, अदरवाइज़ मार्क्स कट हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि बस इतना सॉल्व करते गए, लास्ट में जाके लिमिट भी पुट कर दी और ये नहीं स्टेप लिखा, तो ध्यान दीजिए स्टेप्स को भी फॉलो कीजिए, सीखने के साथ साथ आपको स्टेप्स को भी फॉलो करना है। अगर आपको ये आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट आपको आता है तो आप बिना लिखे भी उसको डायरेक्टली ओरल सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी। देखिए लिमिट कब गायब होता है यहाँ से, जब हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ नहीं लिखना है आपको। अब ये हो जाएगा -1, -25 हो जाएगा, माइनस को मैं न्यूमरेटर में लिख सकती हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। इस एग्जाम्पल में देखिए हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले आपका माइंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को ही चेक करना चाहिए। सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्या हम यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट करने पे कुछ 0/0 हमें मिलेगा, नहीं मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ तो लिमिट नहीं लिखना हमें, तो 2 × 3 + 6/3, लिमिट सब्स्टिट्यूशन मतलब x को मैं रिप्लेस कर रही हूँ 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 6/3, सो इट इज़ √12/3। ये आ गया मेरे पास। मैं √12 को क्या लिख सकती हूँ, √12 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 3/3, सो दिस इज़ 4
√3/3, राइट। और इसको √3 अगर लिखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2√3 और ये मेरा 2/√3। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी लीव कर सकते थे, तो वो कुछ डिफरेंस नहीं है उसका। मेन है कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया क्योंकि हमारा 0/0 फॉर्म नहीं था। एंड लिमिट यहाँ नहीं लिखा मैंने क्योंकि मैंने लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही मैं लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, लिमिट हम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो लिमिट जो है वो आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन में हमें बोला गया, ये हमें फंक्शन एक दिया है वेयर a + b + c नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमें इसमें लिमिट इवैल्यूएट करनी है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ लिमिट को, तो मैं यहाँ लिमिट नहीं लिखूँगी। 1² b1 c1² b1 एंड a। सो ये मेरा a + b + c हो जाएगा, ये c + b + a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये मेरा कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा 1 आ गया। a + b + c अपॉन a + b + c कैंसिल हो गया, ये मेरा 1 आ गया। तो यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ किया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। यहाँ पे भी आप चेक कीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे पहले कि हमारा 0/0 हो रहा है या नहीं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 4 × 4 x टेंस टू 4 है और यहाँ 4 - 2, तो ये मेरा हो जाएगा 16 + 3/2, सो 19/2। 0/0 नहीं हुआ, मैंने लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया और मेरा आंसर आ गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं लिमिट्स का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके क्या होता है। अगर 0/0 नहीं है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी कर सकते हैं। x टेंस टू -1 और ये हमारे पास दिया है फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करते हैं -1 से। ठीक है, -1 की पावर 5 -1 -1 की पावर 10 1, क्योंकि ये इवन है। -1 की पावर 5, तो ये क्योंकि ऑड है। ठीक है, अपॉन -2, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 1/-2, जिसको आप -1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ मेरा 0/0 नहीं बना, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर लिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। देखिए यहाँ पर क्या है, x टेंस टू 2 3x² - x - 10 x² - 4। देखिए x में अगर डायरेक्टली 2 पुट करती हूँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो ये 4 हो जाएगा। 4 - 4, डिनोमिनेटर 0 हो गया। न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये 4 × 3 12, 12 - 2 10, 10 - 10 0। तो ये मेरी जो फॉर्म है 0/0 की है। तो यहाँ हम साइड में लिख देंगे 0/0 फॉर्म। साइड में जब भी 0/0 फॉर्म है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x टेंस टू 2 और ये मेरे पास 3x - 10 एंड x² - 4 है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। अभी आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, इसके फैक्टराइज। सबसे पहले आप 0/0 का फॉर्म आपने पुट किया, x डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, 0/0 बन गया। इसके बाद आपको क्या सोचना है कि इसको हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कीजिए। अगर अलजेब्रिक है तो डेफिनेटली फैक्टराइज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक होता या कोई और फंक्शन होता तब हम उसके लिए अलग रूल लगाते, बट यहाँ आपको कुछ नहीं सोचना है। 0/0 फॉर्म आ गया, तो अब आपको सिंप्लीफाई मतलब इसको हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का सोचना है।
फैक्टराइजेशन के लिए जितने भी फॉर्मूला यूज़ होंगे, जो भी स्पेशल ट्रिक होगी, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगी। अगर आप कुछ फैक्टराइजेशन में कुछ भूल चुके हैं तो वो भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इन दोनों का मैं अलग से फैक्टराइजेशन जो है यहाँ पर करती हूँ। तो क्या करेंगे, इसका अलग से आप सेपरेट यहाँ पे भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्टेप्स में चला जाएगा। तो यहाँ मैं इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने जा रही हूँ। 30 और ये हमारे पास x है, तो हमारा इसका क्या बनेगा, हमारा 6 और 5 हमारे इसके फैक्टर्स बनेंगे। लेकिन मुझे -x चाहिए, तो -6x + 5x - 10, ये इसका फैक्टर बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 6, 5 and 30 and -6 + 5x is -x, 3x, x - 2 एंड यहाँ मैं 5 कॉमन लूँगी, x - 2, x - 2, 3x + 5। तो हमने देखा कि हमारा जो है 3x² - x - 10, ये मेरा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। एग्ज़ाम में आप ये फैक्टराइजेशन आप रफ बुक पे कर सकते हैं, रफ कॉलम पे कर सकते हैं, या साइड में टीचर को करके दिखा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है 4 स्टेप तो 4 बार आप इसको यहीं पे लिखें, बिकॉज वो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हर में आपको लिमिट लेनी पड़ेगी, इसके डिनोमिनेटर वाला पार्ट में भी आपको लेना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन का काम अगर है तो आप साइड में ही कीजिए। इसका भी फैक्टराइजेशन इसी तरह से कर लेते हैं। x² - 4, यहाँ मैं इसको x² - 2² लिख लेती हूँ। अब यहाँ मेरी आइडेंटिटी आ रही है, कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, a² - b², a + b, a - b, ये यूज़ करेंगे हम। तो हमारे पास होगा ये x + 2, x - 2, राइट। अब हम लिमिट x टेंड्स टू 2, ये जो मैंने फैक्टर्स बनाया है इनके, ये फैक्टर्स मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में x + 2, x - 2। अब हम यहाँ पे, ये मेरे पास कैंसिल हो गया। देखिए, जो फैक्टर मेरा इसमें इसको 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था ना, वो फैक्टर मेरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ये पुराने क्वेश्चन की तरह ही हो गया, जिसमें मैं अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूँ तो मेरा 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। और यहाँ पर मेरा पास जो है लिमिट x टेंड्स टू 2, जो मैंने यहाँ पर मैंने पुट किया तो मेरा 0/0 का फॉर्म आ रहा है। मैंने लिमिट पुट नहीं किया, इसलिए मैं लिमिट कॉपी कर रही हूँ। इस स्टेप में अब मैं लिमिट पुट कर दूँगी, तो ये मेरे पास, तब मैं यहाँ पर वापस लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉपी नहीं करूँगी। तो ये हो गया मेरा 6 + 5/4 विच इज़ 11/4। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम x को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 - 9 0, 3 - 3 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइड में, यहाँ पे लिखना होगा ये 0/0 का फॉर्म जो है वो कौन सा है, 0/0। ये ऐसा एक बार साइड में दिखा दीजिए, रफ में आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको हम x² - 3² लिखेंगे। नीचे को तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को एज इट इज़, यहाँ मेरा x + 3, x - 3, इसका फैक्टराइज हो जाएगा ये मेरा, और ये x - 3। तो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, x + 3 फैक्टराइज होके मेरा जो 0/0 की फॉर्म इसको कर रहा था वो मेरा कैंसिल हो गया। अब ये x + 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ। x टेंड्स टू 3, तो 3 + 3 विच इज़ 6। तो ये मेरा आंसर आ गया। देखिए, मैंने यहाँ पे लिमिट पुट किया ना, तो यहाँ पे वापस लिमिट x टेंड्स टू 3 नहीं लिखा। तो कहाँ आपको वो लिखना बंद करना है, जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें उसके बाद वो स्टॉप कर देंगे।
सो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगर हम डायरेक्ट 1/2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1/2 स्क्वायर 4/4 1 - 1 0 एंड ये 1 - 1 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड में लिखेंगे 0/0 का ये फॉर्म है, ऐसे लिख दीजिए। तो 0/0 का फॉर्म है, मतलब मुझे क्या करना है, इसमें कोई और फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप देखेंगे आपका फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। पहला स्टेप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कीजिए, अगर उसको सब्स्टिट्यूट करके 0/0 मिलता है तो सेकंड आपके माइंड में आना चाहिए फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट, कि वो फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। अब देखिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए मुझे 2x² 1² ऐसे लिखना पड़ेगा, और फिर मैं आइडेंटिटी लगा दूंगी यहाँ पर, कौन सी, a + b a - b की आइडेंटिटी यूज़ कर लूँगी। तो अभी मेरे पास ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, अभी ये 2x + 1 है। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं भाई, डिनोमिनेटर ही 1 है मेरा, तो डिनोमिनेटर तो एनी हाउ अब 0 हो नहीं सकता, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कीजिए। वैसे भी जो फैक्टर इसको 0/0 की फॉर्म में ला रहा था वो मेरा फैक्टराइज होके कैंसिल हो गया। तो x टेंस टू 1/2 पुट करेंगे तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1, तो ये मेरा क्या हो गया, 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10th। देखिए, x टेंस टू 1, क्वेश्चन को हरी में नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे, अरे x टेंस टू 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, ये तो 0 हो गया। अच्छा, ये तो 0/0 की फॉर्म है, 0 ये हो रहा है, लेकिन x टेंस टू 1 पुट करके डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो इट्स नॉट अ 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म नहीं है, तब आप अलाउड है उसको लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के। ठीक है, तो अब x टेंस टू 1 है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ। ओके, तो 1 - 1 और 1 + 1 0/2 विच इज़ 0। आंसर मेरा 0 आ सकता है, लेकिन 0/0 नहीं होगा। 0/0 है तो हमें फैक्टराइज करना है। So here we have finished some question on limits. In the next episode, you will learn more concepts on the same topic. So till then, keep practicing.